Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to understand intelligence testing, YS standard progression progressive matrix. सो ये MPCE 024 जो काउंसलिंग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए है. सो आज हम मैनुअल से समझेंगे एंड इसके जो पार्ट्स हैं उनको मैं अलग से आपको बता दूंगी. एक वापस है और एक रेवेंस इंटेलिजेंस टेस्ट है. सो उसके बारे में भी मैं वीडियोस डालूंगी, बट देन सिंस ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ. आज मैं सिर्फ आपको मैनुअल से समझाने वाली हूँ कि क्या आपको तैयारी करनी है इसमें से और क्या जानना ज़रूरी है. सो इंटेलिजेंस टेस्टिंग के बारे में बात करें तो इन्होंने शुरुआत आपको इंट्रोडक्शन से ही की है, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि हर एक इंसान की एक एबिलिटी होती है जिससे वो चीज़ों को जज करता है, जिस तरह से वो बिहेव करता है और कुछ अचीवमेंट्स करता है, और उसी की ही बेसिस पे हम लोगों को एड्रेस करते हैं कि ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, या कुछ और टर्म्स हम उनके लिए यूज़ करते हैं, जीनियस जैसे टर्म्स यूज़ करते हैं. बट देन हमेशा क्वेश्चन यही रहता है कि एक्चुअली अगर हम किसी की इंटेलिजेंस मेजर करें तो वो कैसे करें. सो साइकोलॉजिस्ट भी इसी बात पे बहुत रिसर्च करते रहे एंड देन उसके बाद जो चीज़ें हुई वो हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज़ इंटेलिजेंस सबसे पहले. सो वेचेसलर ने डिफाइन किया था इंटेलिजेंस को एज अ द एग्रीगेट और द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल. एग्रीगेट मतलब इकट्ठी होके, या ग्लोबल मतलब ओवरऑल कैपेसिटी किसी इंडिविजुअल की टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट. कि वो पर्पसफुली एक्ट करने की एबिलिटी, रैशनली सोचने की एबिलिटी और अपने एनवायरनमेंट से इफेक्टिवली डील करने की एबिलिटी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं, ऐसा वेचेसलर ने कहा था. नाउ एल्फ्रेड बिनेट जो आए वो उन्होंने मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट को इन्वेंट किया था. सो उन्होंने भी इंटेलिजेंट बिहेवियर के बारे में बताया है. जो उन्होंने बोला कि किसी की कोई भी जो अगर इंटेलिजेंट है तो उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो रीजनिंग, इमेजिनेशन, इंसाइट, जजमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी, इन सब में दिखाई देगी. सो जितने भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, लर्निंग, डीलिंग विद नॉवेल्टी, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में आती हैं. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, उसको हम जनरल फैक्टर की कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसमें ये एब्स्ट्रैक्शन, लर्निंग और डीलिंग विद नॉवेल्टी आता है. स्पेसिफिक एबिलिटीज़ के बारे में भी इन्होंने बात किया है. स्पेसिफिक एबिलिटीज़ जैसे कि जो सब में नहीं होती. जनरल फैक्टर क्या होता है, जो सबके अंदर होता है, और जो स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है, जो कुछ कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगा. जैसे कि आर्टिस्टिक एबिलिटी, लिंग्विस्टिक एबिलिटी, मैथमेटिकल एंड स्पेशल एबिलिटी. तो ये सारे सबके अंदर इक्वली नहीं होती है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में नहीं भी होता है. बट देन जनरल फैक्टर वो होता है जो सब में मिलेगा आपको. और जो जनरल फैक्टर उसको जी फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो स्पेसिफिक फैक्टर उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है कि एबिलिटी टू बिहेव एडेप्टिवली, ability to function successfully within a particular environment, and ability to learn new things quickly to solve different kinds of problems. So intelligence में क्या आता है कि हम किसी situation में उस situation के accordingly behave कर सके, वो ability होती है intelligence में. intelligent अगर कोई है so वो सक्सेसफुली फंक्शन करेगा किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जहाँ आप उसको भेज दोगे. एंड देन थर्ड है वो एबिलिटी जिसमें वो इंसान जल्दी से नई चीज़ें सीख लेता है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है. तो वो इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं. ना अगर ओरिजिन एंड अर्ली डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो टेस्ट डेवलप करने का किया था वो सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, जो नेचुरलिस्ट भी थे एंड मैथमेटिशियन भी थे 1884 में. उनके बाद फिर कैटल आए. कैटल ने भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर करने में. एंड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो था वो एल्फ्रेड बिनेट एंड सिमोन ने 1905 में बनाया था. सो ये शुरुआत कैसे हुई, जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उन्होंने बिनेट को हायर किया था कि वो इस तरह का ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग का मेथड, ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें 1 2 3 ऑप्शन होते हैं, उस तरह का इस तरह का मेथड निकालें जिसको हम एसेस कर सकते हैं किसका टेस्ट करना था. इनको टेस्ट करना था फ्रेंच स्कूल के बच्चों का, कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल चेक करना चाह रहे थे वो लोग. सो इसीलिए इस तरह का टेस्ट होना था जो बच्चे आसानी से कर सके. सो इसीलिए बिनेट को बोला गया था कि ऑब्जेक्टिव मेथड को यूज़ करके बनाया जाए. सो उन्होंने बच्चों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जो
जब पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे तो क्या उनको उस स्कूल में पढ़ के बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। सो जो जिनको नहीं होगा फिर उनको दूसरे स्पेशल स्कूल में डाला जाएगा, और जो वही पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे जो जिनको बेनिफिट होगा स्कूल में पढ़ने के लिए। तो वो अब बच्चों को फ़िल्टर कैसा किया जाए, तो उसको फ़िल्टर करने के लिए बिनेट को हायर किया था टेस्ट बनाने के लिए। सो बिनेट एंड सिमोन ने मिलके किया था। क्या टास्क था उनका, इस तरह का कुछ स्केल डिवाइस किया जाए जो रिटार्डेड चिल्ड्रन को सिलेक्ट कर सके, और कितना स्पेशल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे बच्चे को फ़ायदा हो वो इंडिकेट कर सके टेस्ट। और जो सीवियरली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बच्चे हैं, मतलब जिनको स्पेशल इंस्टीट्यूशन में भेजना पड़ेगा और वो सीवियरली रिटार्डेड हैं, उनका डायग्नोस हम कर सकें, उनको हमें आसानी से पता चल जाए कि इनके साथ कोई इशू है। इस तरह के उनका टेस्ट की डिमांड थी स्पेसिफिकली फ्रेंच गवर्नमेंट की। हाउएवर ये जो डायग्नोसिस वाला था ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था, मतलब कि मेजर चीज़ ये नहीं चाह रहे थे, वो मेजर चीज़ ये दो चाह रहे थे, फर्स्ट 2 पॉइंट्स। उसके बाद बिनेट ने ये भी एज्यूम किया कि जो इंटेलिजेंस है उसको हमेशा रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज से ही हम मेजर कर सकते हैं, मतलब कि ये दो चीज़ें मेजर होती हैं किसी को मेजर करने के लिए, ऐसा वो एज्यूम करते थे। उन्होंने फर्स्ट जो टेस्ट पब्लिश किया वो 1905 में किया, जो मैंने पहले भी बताया था, जो सिमोन के साथ मिलके किया था, एंड फिर उसको रिवाइज किया 1908 एंड 1911 में। ये जो टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया गया था इसमें जो आइटम्स थे वो कॉमन चीज़ों के थे, जैसे वर्ड की डेफिनेशन हो गई है ना, कॉमन इन्फॉर्मेशन के थे, रीजनिंग आइटम के थे। इन सारी चीज़ों का उनका टेस्ट बना था, जो उन्होंने टेस्ट बनाया था। इंटेलिजेंस को इन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं वो मेंटल एज से मेजर करते हैं। बिनेट एंड सिमोन ने एज्यूम किया कि इंटेलिजेंस जो है वो ग्रो होती रहती है जैसे जैसे हमारी क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ती है, मतलब एक्चुअल एज, जैसे आप बोलते हैं ना आप इतने साल के हो, आप 25 साल के हो, आप 30 साल के हो। वो जो एज है उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, और मेंटल एज होती है जिस तरह से हमारा दिमाग बढ़ता है। हमारी इंटेलिजेंस जो है वो हम मेंटल एज से मेजर करते हैं। इन्होंने बोला कि अगर 7 साल का बच्चा है तो उसकी जो मेंटल एज है वो भी 7 ईयर्स होनी चाहिए, और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब 7 ईयर्स का बच्चा, इस तरह से होना चाहिए। अब आगे जाके बिनेट ने ये भी देखा कि जो स्लो और जो डल बच्चे हैं उनका जो ये होगी मेंटल एज होगी वो क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगी, जो एक्चुअल एज होती है बच्चे की उससे कम होगी उसकी मेंटल एज, जो डल बच्चा होगा। और जो शार्प बच्चा होगा, ब्राइट बच्चा होगा, उसकी मेंटल एज ज़्यादा होगी एक्चुअल एज से। इस तरह से उन्होंने डिवीजन कर दिया चीज़ों का। इनके जो आइटम थे इनके स्केल में वो इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी के लेवल पे अरेंज किए गए थे। पहले आसान क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। जैसे जैसे बच्चा आगे आगे वो स्केल पे आगे बढ़ता जाएगा या उसका स्केल जितना ऊपर आएगा, मतलब उसकी मेंटल एज ज़्यादा है, हाइयर मेंटल एज है। 1916 में लुइस टर्मन, वैसे लुइस नहीं बोलते, इसको लुई कहते हैं, IS साइलेंट होता है, तो लुई टर्मन जो थे उन्होंने स्टैनफोर्ड रिवीजन ऑफ बिनेट टेस्ट बनाया, जिसको SBIS कहते हैं, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल ये बोलते हैं। ये इन्होंने बनाया, और ये अमेरिकन स्कूल चिल्ड्रन के लिए बनाया था इन्होंने। और इसमें रिवाइज कब हुआ ये वाला, ये 1937, 1960 एंड 1972 एंड 1986 इन ईयर्स में इसको रिवाइज भी किया गया। टर्मन ने जो यूज़ किया था वो इंटेलिजेंट क्वोशंट का टर्म यूज़ किया था, IQ जिसे हम कहते हैं, इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। तो ये आया कहाँ से एक्चुअली? ये आया जर्मन इंटेलिजेंस क्वोशंट से। ये सजेस्ट किया था जर्मन साइकोलॉजिस्ट स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने 1912 में। इंटेलिजेंस क्वोशंट की बात करें तो ये होता है MA/CA × 100, जहाँ पे मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज × 100 होता है। 100 इसीलिए लिखते हैं जिसमें हमारा आंसर डेसिमल में ना आए, इस वजह से लिखते हैं। जो एक एवरेज चाइल्ड है अगर वो 7 ईयर्स का है और उसकी
ऑब्वियसली एवरेज है तो उसकी मेंटल एज भी 7 ही होगी, तो वो 100 आईक्यू माना जाएगा। हाउएवर अब ये आईक्यू टेस्ट, आईक्यू का ये इक्वेशन यूज़ नहीं होता, अब बंद हो गया है। अब दूसरे तरीके से हम मेजर करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट को। सो ये अभी फ़िलहाल आपकी ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया था कि कैसे हिस्ट्री क्या है इंटेलिजेंस टेस्ट के डेवलप होने की। और इसमें बता रहे हैं कि जब आप इसको कैलकुलेट करते हो टेस्ट के बाद, तो इसमें रॉ स्कोर आता है। रॉ स्कोर को फिर हम मेन स्कोर में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। और जो स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। जैसे जो टेस्ट बच्चे ने दिया है उसका कोई स्कोर आएगा, उसको हम रॉ स्कोर बोलेंगे। अब मैनुअल को देख के हम रॉ स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे। अब जब स्टैंडर्ड स्कोर हमारे पास आ जाएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उस स्कोर की रेंज किस रेंज में लाई कर रहा है वो, और उस हिसाब से हम उसकी इंटेलिजेंस को क्लासीफाई कर देंगे। तो 1986 में जो स्टैनफोर्ड बिनेट जो है उसका रिवीजन हुआ, और इसको 4 ग्रुप एरियाज़ में भी डिवाइड कर दिया गया टेस्ट को। वो वर्बल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट और विजुअल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एसटीएम। सो इस तरह से उन्होंने बाद में कर दिया था 1986 में। आगे इन्होंने बताया है कि ये जो सारे स्कोर्स किस तरह से दिए हैं वो तो मैंने बता ही दिया। जो आएगा जो एक्चुअल रॉ स्कोर्स और एक्चुअल स्कोर्स ऑब्टेन ऑन दी टेस्ट, फिर उसको फिर स्टैंडर्ड में चेंज करते हैं, सब मैं बता चुकी हूँ ऊपर से कैसे देखना है। सो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक एबिलिटी पे डिपेंडेंट था। तो मतलब कि अगेन जो नहीं बोल पा रहा उसका आप कर नहीं सकते, जो ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पा रहा, अगर कोई किसी तरह से प्रॉब्लमेटिक है तो वो नहीं कर पाएगा वो टेस्ट। तो आगे जाके 1939 में डेविड वेचेसलर ने एक न्यू टेस्ट डेवलप किया जिसे बोलते हैं वेचेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। इसका एक इंडियन वर्जन भी है जिसका मैं फर्दर टेस्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी, मैनुअल एक्सप्लेन करके डालूंगी वीडियो में। तो हमारे इंडिया में वापस यूज़ होता है, नॉट वाइस। लेकिन ये वापस वाइस के बारे में क्या दिया है वो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी। WAIS, वेचेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। वेचेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो है ये वर्बल स्केल है एंड परफॉर्मेंस स्केल है, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। बाद में वेचेसलर का इस टेस्ट से सिमिलर एक और टेस्ट वेचेसलर ने यूज़ किया था जो बच्चों के लिए था, उसको वेचेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन कहते हैं, WISC के नाम से जानते हैं। उसको 1958 में डेवलप किया था। तो जो वर्बल स्केल है वाइस में, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसमें था इंफॉर्मेशन कॉम्प्रीहेंशन, एरिथमेटिक, सिमिलैरिटीज़, डिजिट स्पैन, वोकैबुलरी, लेटर नंबर, सीक्वेंसिंग, ये वाली चीज़ें इसमें थी। क्योंकि 2 सेक्शन थे ना वाइस में, एक वर्बल स्केल था और एक परफॉर्मेंस स्केल था, जैसे मैंने ऊपर बताया। वर्बल स्केल में तो ये वाली चीज़ें थी, एंड परफॉर्मेंस स्केल में क्या क्या चीज़ें आ रही थी, डिजिट सिंबल, पिक्चर कंप्लीशन, ब्लॉक डिज़ाइन, पिक्चर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स रीजनिंग, ऑब्जेक्ट असेंबली एंड सिंबल सर्च, ये वाली चीज़ें आ रही थी। स्टैनफोर्ड एंड वेचेसलर स्केल्स जो है वो अच्छी रिलायबिलिटी बताते हैं और इनकी वैलिडिटी भी बहुत अच्छी है, और ये इंटेलिजेंस को मेजर कर लेता है बहुत लेवल तक, मतलब हर एक कैटेगरी के लोगों पे हम कर सकते हैं। तो वेचेसलर ने जो प्रपोज किया था डिफरेंट कैटेगरीज, वो रेंज डिफरेंट कैटेगरी रेंजेस के लिए प्रपोज किया गया था, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15 का डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे 60 से 75, फिर 70 से 85, इसमें डिफरेंस अलग है। एवरेज का थोड़ा बड़ा है वेरिएशन, लेकिन 115 to 130 के बीच में 15 का फ़र्क है। तो सब में 130 और 145 के बीच में भी फ़र्क है 15 का। इस तरह से इन्होंने 15 का स्टैंडर्ड डेविएशन रखा हुआ था। ये जो टेस्ट थे ये किसी भी पर्सन पे एट अ टाइम आप कर सकते, एक ही पर्सन के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। फिर अच्छा, अगर हमें ग्रुप में करना है फिर हम क्या करेंगे, तो ग्रुप में अगर आप कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो वो अलग टेस्ट है, उसको बोलते हैं ग्रुप एबिलिटी टेस्ट्स। ओके, ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं हम बड़े ग्रुप में बहुत सारे लोगों के साथ। एक सिंगल एग्जामिनर होता है और इसमें पेंसिल एंड पेपर की ज़रूरत होती है। एग्जामिनर इंस्ट्रक्ट करता है और सारे लोग बैठ के फिर फॉलो करके उसको टेस्ट करते हैं। जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं वो फोकस करता है ग्लोबल एबिलिटी पे, और मेजर पर्पस उनका होता है जनरल ट्रेट को एसेस करना। एंड जो फोकस होता है ग्रुप टेस्ट का वो होता है एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस को चेक करना। ग्रुप टेस्ट जब भी आप करते हैं तो वो सिर्फ आपके बारे में ये बताएगा एकेडमिक,
परफॉर्मेंस एंड ऑक्यूपेशनल, मतलब जॉब से रिलेटेड परफॉर्मेंस बताएगा। लेकिन आप इंडिविजुअल का करते हैं तो वो जनरल ट्रेट के बारे में बात करेगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था उसके बारे में बात करेगा। सो ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो होते हैं वो इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होते हैं स्कूल्स में, जैसे उसको बोलते हैं स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट SAT, एंड इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं। ये जो टेस्ट होते हैं, अगर एक बार आपने ये ग्रुप वाला टेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए इंडिविजुअल टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। सो इंडिविजुअल टेस्ट जो होते हैं वो कौन प्रिफर करता है? साइकोलॉजिस्ट प्रिफर करते हैं, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में और बाकी सेटिंग्स में करते हैं। और क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी इंडिविजुअल टेस्ट यूज़ होता है। नाउ वर्बल टेस्ट्स के और भी तरह तरह के टेस्ट्स के बारे में इन्होंने बात की है। वो कौन कौन से वैरायटी ऑफ टेस्ट हैं? एक है वर्बल टेस्ट। ये कहाँ पे यूज़ होता है? लोगों को एजुकेट करने के, एजुकेटेड लोगों के ऊपर यूज़ होता है। एंड नॉन वर्बल टेस्ट वो होते हैं जो अनएजुकेटेड लोगों के ऊपर यूज़ होता है, या जो किसी तरह से हैंडीकैप है, लाइक ब्लाइंड है या पार्शली साइटेड है, उनके लिए यूज़ होता है। फिर पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, फिर परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। सो इस तरह के डिफरेंट वैरायटी ऑफ टेस्ट इन्होंने बताए हैं, जो कैटेगराइज, मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट है लेकिन उनको कैटेगराइज किया है, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, इस तरह से। सो इंटेलिजेंस टेस्ट की तरह तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में इन्होंने और भी डिटेल दिया है। जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट जो होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ आपसे कराते हैं, जैसे ब्लॉक्स को अरेंज करना, पिक्चर को कंप्लीट करना जो भी कार्ड में दी है, और कोई कार्ड है तो उससे मैच करके पिक्चर या सिंबल को अरेंज करना, उस तरह के टेस्ट होते हैं। फिर कल्चर फेयर टेस्ट भी होता है, जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कल्चर परफॉर्म किया जाता है, मतलब उससे कल्चर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कल्चर फेयर टेस्ट लिखा है इसका नाम। कल्चर फेयर टेस्ट जो होते हैं, इसमें ये वर्बल कंटेंट से बिल्कुल फ्री होते हैं, और ये कल्चर स्पेसिफिक एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है टेस्ट। नाउ कमिंग टू स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये एक तरह का टेस्ट है जिसके बारे में इन्होंने बात की है। जो SPM है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म है SPM। सो SPM JC रेवन ने डेवलप किया था, रेवेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये नॉन वर्बल टेस्ट होता है, इसमें पढ़ने लिखने का कुछ नहीं है, बस पिक्चरों को मिला के ज्वाइन करके चेक करना है। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी डिटेल में कि कैसा होता है टेस्ट, वो दिखने में कैसा होता है। अभी यहाँ पे इन्होंने रफ एस्टिमेट दिया है कि रफली कैसा है टेस्ट का, तो मैं इसमें इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बाकी आपको इसके ऊपर दो वीडियो मिलेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर, एक वापस का और एक ये रेवेंस टेस्ट का, जो मैं मैनुअल से समझाऊंगी आपको। सो रेवेंस टेस्ट क्या है? नॉन वर्बल टेस्ट है, और ये बहुत अच्छा टेस्ट माना गया है इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। किसी भी कल्चर के लोगों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में भी कर सकते हैं, क्लिनिकल सेटिंग्स में भी कर सकते हैं। नॉर्मल एंड क्लिनिकल दोनों सेटिंग्स में होता है, एंड ये सारे एज ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है। इन्होंने पर्पस दिया है, हम क्या मेजर करना चाहते हैं? पर्सन की एबिलिटी, परसेप्चुअल रिलेशंस से। और एज क्या है? 6 ईयर से लेके एडल्ट की किसी भी एज ग्रुप के साथ कर सकते हैं। इसका जो स्कोर आएगा वो परसेंटाइल रैंक में आएगा। टाइम 45 मिनट्स लगते हैं। ऑथर जो है इसका वो JC रेवन है। सो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट जो है 1938 से 1956 के बीच में ये इंग्लैंड में डेवलप हुआ था, और ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर अप्लाई किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सो ये नॉन वर्बल कल्चर फेयर स्केल है, जो किसी भी इंसान की एबिलिटी को इवेलुएट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे ज्योमेट्रिक फिगर्स और डिज़ाइंस दी होंगी, और उसमें क्या करना है, उसमें कोई चीज़ मिसिंग होगी, और जो ऑप्शंस होंगे उसमें से चूज़ करके बताना है कि जो मिसिंग है वहाँ पे क्या चीज़ आएगी, और पैटर्न हर बारी चेंज होता जाएगा, इस तरह से है। सो ये जो RPM है, इसका मेन एम यही है कि एजुकेटिव कंपोनेंट, जो G फैक्टर है, उसको हम चेक कर सकें, जो स्पेयरमैन ने अपनी थ्योरी में, कॉग्निटिव एबिलिटी की थ्योरी में समझाया था। सो जो ये एक टर्म आया है यहाँ पे, एडुक्टिव, इसको एडक्टिव भी पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट श्योर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बट जैसे हम एडुकेशन में एडू करते हैं, तो मे बी इसमें भी एडुक्टिव, TIVE, तो एडुक्टिव होगा शायद। सो इसका मतलब ये है टू ड्रॉ आउट, क्योंकि इसमें सारे पिक्चर फॉर्म में होगा, इसीलिए। तो एडुक्टिव एबिलिटी इज द एबिलिटी टू फॉर्ज न्यू इनसाइट्स। आप न्यू इनसाइट्स को
पकड़ने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट है। एबिलिटी टू डिसर्न मीनिंग इन कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन में आप क्या मीनिंग निकालते हो उसके ऊपर टेस्ट है। एंड एबिलिटी टू परसीव एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, किस तरह से आप रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हो और परसीव करते हो उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट है, जो एडुक्टिव टेस्ट एबिलिटी मानी जाती है। सो हर एक जो इसमें आइटम होगा उसमें सब्जेक्ट को ये बोला जाएगा कि जो मिसिंग आइटम है उसको इस पूरे पैटर्न में से जो भी मिसिंग सेक्शन है उसको आप चूज़ करो। जो पैटर्न्स होंगे वो 4x4, 3x3, 2x2 मैट्रिक्स में दिया होगा आपको, और फिर आपको बाकी ऑप्शंस जो होंगे उससे आइडेंटिफाई करना होगा, ढूंढना होगा। जो प्रॉब्लम है वो एनालिटिक एंड इंटीग्रेटिंग ऑपरेशंस को चेक करती है विजुअल सर्वे के थ्रू। सो जो टेस्ट है ये 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एंड एडवांस्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इन 3 फॉर्म्स में ये अवेलेबल होता है, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। सो इन यहाँ पे मैनुअल में आपको 2 ही फॉर्म्स एक्सप्लेन किए हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एक्सप्लेन किया है और कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के बारे में बात की है। एडवांस्ड वाले में के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। सो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के, जिसे SPM कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो ऊपर वाला टेस्ट है इन तीनों में से आप किसी भी एक को यूज़ कर सकते हो, बट इन्होंने तीनों में से सिर्फ 2 ही बताए हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये हो क्या रहा है। हम SPM के बारे में पहले समझेंगे। SPM जो है ये होम, स्कूल और वर्क प्लेस एंड लैब्स में काम करने के लिए डेवलप किया गया था। ये 5 सेट्स में A to E सेट्स होते हैं इसमें, और सब में 12 आइटम होते हैं। ठीक है, मतलब A में भी 12 फिगर्स होंगी, B में भी 12 होंगी, इस तरह से सब में 12 फिगर होंगी। जो सेट है उसमें डायग्रामेटिक पजल होगी जिसमें बहुत सारे चेंजेस दिए होंगे पैटर्न या शेप में, और हर एक पजल का जो पार्ट है, जो मिसिंग पार्ट है, वो ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, किसी में 8 ऑप्शन होंगे, किसी में 6 ऑप्शन होंगे। उनमें से आपको चूज करना होगा कि सुटेबल कौन सा है उस मिसिंग फिगर को कंप्लीट करने के लिए, सो दैट पूरी फिगर कंप्लीट हो जाए। तो 12 5s are 60, तो 60 प्रॉब्लम्स होंगी टोटल, क्योंकि हर एक में 12 हैं और ये टोटल 5 हैं। A to E is 5 सेट्स, सो 5 में 12 हो गया तो 5 into 12 is 60 प्रॉब्लम्स होंगी, और उनकी डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत ईजी होती है, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और इसमें जो फिगर्स होंगी वो ब्लैक एंड वाइट में दी होंगी, ब्लैक में डिज़ाइन होगी और बैकग्राउंड वाइट होगा। जो 5 सेट्स हैं वो 5 अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक तरह के, कि किस तरह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, और आपकी असेसमेंट और उसकी आपकी कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, वो सारी पता चलती जाएंगी। ये पजल इन्होंने एक दी हुई है, जैसे इस फिगर में देखेंगे सिंगल सर्कल है, डबल सर्कल है, ये ट्रिपल सर्कल है, तो यहाँ पे ट्रिपल सर्कल वाला कौन सा है, ये है। यहाँ आ जाएगा, फिट हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने आपसे पूछा है। नाउ एक्सप्लेनिंग कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो ये यंग चिल्ड्रन, एल्डरली और जिनको मॉडरेट से लेके सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये उनके लिए है। इसमें सेट्स A और B हैं, जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऊपर थी उसके A और B सेट्स हैं, जिसमें हर एक में 12 आइटम होंगे। ये जो सेट्स हैं इसमें टोटल 36 आइटम्स आपको मिलेंगे, इसके अलावा, क्योंकि 12 से 24 हो गया, और 12 अलग से होंगे जो इन A और B के बीच में डाले गए होंगे, मतलब कि 12 12 12 इस तरह का सेट होगा। जो पहला 12 है वो A पार्ट से, जो ऊपर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स थी ना जिसमें A to E था, उसमें A एंड B इससे उठाए थे ऊपर वाले से, और A के बाद 12 आइटम अलग से होंगे एंड देन B वाला आ जाएगा इस तरह से। तो टोटल 36 हो गया, 12 3s are 36, इस तरह से आइटम हो गए इसमें। और इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल वैसे ही होगा, टोटल टाइम 30 मिनट लगता है आंसर देने के लिए सबको। और इसमें क्या होगा, कलर्ड बैकग्राउंड होगा, सो दैट विजुअली वो स्टिमुलेटिंग होगा, जिसमें मज़ा आएगा करने में। अब इसमें इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात की है कि जब आप एकेडमिक काउंसलर जब टेस्ट लेगा तो वो क्या क्या करेगा। उसको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से देनी है, बंदे के साथ जो भी टेस्ट करेगा उसके साथ रेपो सेट करना है, उसको इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली नहीं देने, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। केयरफुली आपको पढ़ना है पहले मैनुअल में इंस्ट्रक्शन क्या है एंड उसको फॉलो करते हुए समझाना है। जब भी सेशन होगा उसमें उसको कंफर्टेबली बैठाना है पहले पार्टिसिपेंट को, और उसको बताना है कि ये मेजरमेंट
क्यों किया जा रहा है, क्या रीज़न है, इसको करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, और उसको बताना है कि वो ऑनेस्टली इस टेस्ट को करे, है ना। और इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी जो बड़ी आसान है करने के लिए, थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी, है ना। सो पार्टिसिपेंट को ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों हम कर रहे हैं टेस्ट और उससे क्या मिलेगा, और अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो आपको उसको रिजॉल्व करना है। सो आप जब भी उसको टेस्ट देंगे तो ये यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो मैनुअल में भी हैं, और आपको अपने पार्टिसिपेंट को भी बोलना है कि वो पेंसिल, टेस्ट बुकलेट, ये सब उसको देना है, आंसर शीट पकड़ानी है, और उसको बोलना है कि बुक क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी मार्क ना करे, जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर कुछ भी मार्क ना करे, जो भी करे वो आंसर शीट पे ही लिखे, और अगर उसका आंसर गलत हो जाता है तो गलत को के ऊपर सिंपली क्रॉस लगाए, उसको मिटाए ना, और नए आंसर पे टिक लगा दे ना। सो ये ऐसा टेस्ट का एम आप बता सकते हो, और वो कितना भी टाइम ले सकता है, और ये एक आपका जो A1 सैम्पल है वो आप करके भी बता सकते हो, और फिर उसको बोल सकते हो कि आगे आप बढ़ते जाओ, अप्रोप्रिएटली जैसा आंसर समझ में आता है वैसा करते जाओ। सो ये सब आपको बताना है, और अपनी स्पीड से उन्हें करने देना, उनको पुश नहीं करना, उनको प्रॉब्लम, और जो भी उनका टेस्ट खत्म हो जाए तो आपको टाइम नोट करना है कि टोटल टाइम कितना लिया है उन्होंने, और अगर उनको समझ ना आए तो उनको दोबारा A1 पार्ट ही समझाना है, यानी कि आप दूसरा पार्ट उसको समझाना शुरू कर दो, सिर्फ एक ही तरह से उसको बताने की कोशिश करना है। और जब वो टेस्ट कंप्लीट कर ले तो पार्टिसिपेंट को आपको थैंक्स बोलना है कि उन्होंने कोऑपरेट किया टेस्ट करने में। ना स्कोरिंग की बात करें, क्योंकि जैसे बताया था मैंने स्टैंडर्ड वाला जो है उसमें 60 आइटम होंगे, सो उनमें, और ये भी बताया था मैंने कि ऑप्शंस उनमें अलग अलग हो सकते हैं, किसी में 8 ऑप्शन होंगे तो किसी में 6 ऑप्शन होंगे, तो इन्होंने बताया कि A और B में 6 ऑप्शंस आपको मिलते हैं आंसर में, और C एंड E में 8 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं जिसमें से आपको चूज़ करना होता है। सो इसमें जो हर एक जो टेस्ट है, जो भी आइटम है उसमें थीम अलग है, कि हम डिज़ाइन अलग अलग होंगी, सब एक जैसी नहीं होंगी कि आसानी से हो जाए, थोड़ा डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी, और जल्दी से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगी सॉल्व करने में। अब स्कोरिंग की बात करें तो जो करेक्ट आंसर है उसको 1 देंगे, अगर 2 आंसर ऑप्ट किए हैं तो 0 देंगे, इनकरेक्ट माना जाएगा। आंसर आपका परसेंटेज में आ जाएगा, जब आ जाएगा तो फिर आप परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने ग्रेडिंग दी है कि ग्रेड 1 इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होता है जिसकी 95% या उससे ऊपर स्कोर आता है। फिर इसी तरह से यहाँ पे बताया है कि 75% और 90 के अबव आता है तो अबव एवरेज है, फिर एवरेज 25% से 75% एंड 50 से ऊपर आता है, तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया है, बिलो 50 अबव 50, इस तरह से इन्होंने रेंज दिया हुआ है। सो इस टेबल के अकॉर्डिंगली आपको फिर देना पड़ेगा। ये बहुत सारे मेंटल एबिलिटी को कवर करता है ये SPM, और बहुत यूज़फुल है हर एक एज के लिए, कोई भी नेशनैलिटी हो, कोई भी फिजिकल कंडीशन हो, कोई भी एजुकेशन लेवल हो, सबके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इस तरह से पूरा इंटेलिजेंस टेस्टिंग के बारे में इन्होंने बताया है। बाकी इससे रिलेटेड 2 वीडियोस जो है रेवन वाला और वापस, वो दोनों ही मैं अलग से सेपरेटली डालूंगी, और उनके लिंक आपको इस वीडियो में नीचे मिल जाएंगे एज सुन एज आई विल मेक द वीडियोज़। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। Thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. Bye bye.